नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। जनहित में आज हम बात करेंगे सुविधाओं का अभाव, डूब गई नाव। प्रदेश के बहराइच में बड़ा हादसा हुआ। थाना सुजौली के करतनिया घाट के ट्रांस गेरुआ के जंगल में बसे भारत के अंतिम गांव भरतापुर में यात्रियों से भरी एक नाव नदी में डूब गई। ये रिपोर्ट देखिए। घोड़ियाला नदी बनी लोगों के लिए काल। देश के आखिरी गांव में नाव के सहारे लोग, तीन तरफ नदी और एक तरफ जंगल। भरतापुर गांव में क्यों सुविधाओं का अभाव? डूबते लोगों को कब मिलेगा सहारा? आम लोगों को सिस्टम ने बना दिया बेचारा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के सुचौली थाना क्षेत्र से गुजर रही घोड़ियाल नदी में बुधवार की देर रात को नाव पलट गई। अभी तक 14 लोग सुरक्षित निकल आए हैं। 8 लोग नदी में लापता हैं, जिनको खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। हालांकि रात में टीम को कोई सफलता नहीं मिली। बताया जा रहा है बुधवार को देर शाम नाव पलटने से हादसे में 14 लोग सुरक्षित निकले थे। इसमें एक महिला की मौत हो गई थी। बता दें कि आधिकारिक तौर पर देर रात नाव में 22 लोग सवार होने और 13 को बचाए जाने और 5 बच्चों सहित 8 लोगों को लापता होने की पुष्टि हुई है। भरतापुर के जो हमारे जनपद का लास्ट गांव है और ये जंगल का गांव है। यहाँ से खैरतिया बाजार जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, तो वहाँ लोग बाजार करने के लिए ग्रामवासी अपने नाव से गए हुए थे। वापसी में जब ये गांव के नज़दीक पहुँचे तो लगभग नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, जिसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई। और इस दुखद दुर्घटना में गांव के 22 लोग जो नाव में सवार थे, उसमें 8 लोग लापता हैं और बाकी 13 लोगों को हम लोग ने सकुशल इनको रेस्क्यू कर दिया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एसएसबी की आरआरटी टीम और प्रशासन के सभी लोग, आपदा राहत वाले, यहाँ बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अभी हम लोग भरतापुर गांव, जहाँ पर कल रात का एक्सीडेंट स्पॉट था, अभी वहीं पे हैं। और जो स्टेटस था कि 22 में से 13 लोग सकुशल बच गए हैं और एक बॉडी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से आगे गई है। रेस्ट जो 8 लोग हैं उनके सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। एनडीआरएफ 2 टीम्स, एसडीआरएफ की, पीएसए की, करीब 11 बोट सभी डिप्लॉयड हैं। तो उम्मीद है कि जल्दी हमें सक्सेस मिलनी चाहिए सर्च एंड रेस्क्यू में। फिलहाल एसएसबी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व गोराखोरों की 50 सदस्यीय टीम 5 किलोमीटर एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रही है। टीम पूरी रात लोगों को खोजती रही। लापता लोगों के घर वाले भी रात भर नदी किनारे बैठे रहे और अपनों की तलाश में रोते रहे। सोनापति है। कैसे घटना हुई है? आप ये नाव पर है, सबके सहारा, धार बहुत तगड़ी रहे। आए कहीं यहाँ गांव के नजदीक में यह नाव पेड़ पर चढ़ी गए, टूट गई, बूढ़ गई। नाव में कितने लोग सवार थे? भैया पता नहीं कितने रहे, हम तो अपने घर के रहे 4, 5, 6 जने। तीमा 2 जने बच्चे हैं न, बाकी बड़ी दीदी खत्म हो गए, वो तो गए। 4 बच्चे चले गए। आपके परिवार के कितने लोग? हमारे परिवार के भैया एक नातिन चली गए, एक हमारा पोता चला गया, एक बड़ी दीदी के पोता चला गया, एक पोती चली गई। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। एक तरफ घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर तुरंत बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी तरफ भरतापुर गांव में क्यों सुविधाओं का अभाव है? आम लोगों को सिस्टम ने इतना बेचारा बना दिया है कि वे नाव पर जिंदगी का दांव लगा रहे हैं। सरकार और सिस्टम पुल कहां बना रहा है? ये सवाल बड़ा है।
तो ये तस्वीर है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोड़ियाला नदी लोगों के लिए काल बन गई। तीन तरफ नदी है, एक तरफ जंगल है, हम मानते हैं, लेकिन उस जगह पर डीएम भी हैं, प्रशासनिक अमला भी है, और वो जो जगह है, ये गांव है, इस गांव के लोगों ने, आपको बता दें, मतदान का बहिष्कार किया था पुल के लिए, और इन्हें पुल नहीं मिल पाया, सिस्टम इन्हें पुल नहीं दे पाया। मजबूर होकर नाव का सहारा लेने लगे और हादसा हुआ तो लोगों की जान चली गई। कितने अभी लापता हैं जिनकी तलाश साफ तौर पे की जा रही है। 14 लोग सुरक्षित निकल आए, लेकिन 8 लोग नदी में अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान ले लिया है, निर्देश साफ तौर पे दे दिया है, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे सवाल हैं जो मुंह बाहे खड़े हुए हैं। और इन्हीं तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। सर्वेश कुमार वर्मा, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रजत मिश्रा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र चपराना, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भी तमाम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सीधे सबसे पहले रविंद्र जी की तरफ रुख करते हैं। रविंद्र जी, इस हादसे को जिसने हिला के रख दिया बहराइच की, अगर हम बात करें, कोड़ियाला नदी जो लोगों के लिए काल बनी, इस खबर को किस नजरिए से आप देखते हैं, मैं समझना चाहूंगा। आपको और आपके पूरे चैनल को मेरा साधुवाद जी। और जो लोग हमारे 8 लोग इस प्रशासनिक असुविधा के कारण गति को प्राप्त हुए हैं, उनको मेरी श्रद्धांजलि। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इतना सब कुछ होने के बाद अब सब संज्ञान में है। डीएम साहब भी आ गए हैं, पुलिस प्रशासन, योगी जी के सरकार के सारे जितने भी बड़े अफसर हैं वो लोग वहां पहुंच चुके हैं। मैं इनसे ये जरूर पूछना चाहता हूं कि आप पहले ये बताएं, जो सुविधाएं वहां देनी चाहिए, क्या प्रशासन सो रहा था? उनको सब पता होता है, विधायक को भी पता है, वहां के क्षेत्र के नेताओं को पता है, वहां की जनता कितनी परेशान है। उन जनताओं के जो बेचारे लोग वो जमुना जो नदी के अंदर पार करते हैं, इतने सारे लोग, उनके लिए क्या सुविधा करी गई इन्होंने पहले? और आज का नहीं है, ये तो बहुत पुराना रीति रिवाज है उनका। वो तो नाव में पार करके जाते हैं। एक तरफ जंगल है और एक तरफ इतनी बड़ी नदी बह रही है, उसमें सरकार ने आज तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? अब सरकार कहती है कि हम तो 10 साल में हमने यूपी का चेहरा बदल दिया, तो चेहरा तो नहीं बदला। आज भी लोग छोटी छोटी चीजों पे अपनी आहुति दे देते हैं। छोटी छोटी सुविधाएं उन्हें मिल नहीं पा रही हैं। सामाजिक तौर पर जो उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, वो अधिकार उन्हें मिल नहीं पा रहा है। जो वहां की जनता है, वो जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रशासन विभाग ने अभी तक संज्ञान पहले से क्यों नहीं लिया? होता यह है, समाज में जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो सारे प्रशासनिक अधिकारी पहुंच जाते हैं, और फिर अधिकारी के साथ साथ नेताओं का एक ही बयान होता है कि हम इसमें संज्ञान लेंगे। ठीक, रविंद्र जी, मैं आऊंगा। हमारे साथ सर्वेश कुमार जी भी हमारे साथ है। सर्वेश कुमार जी, के बुनियादी जरूरत पुल की बात लंबे वक्त से वहां के गांव वाले कर रहे हैं। मतदान का बहिष्कार भी उन्होंने किया। डीएम साहब ने एक बार आके आश्वासन भी दिया कि नहीं भाई पुल बनेगा, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो जाता है, पूरा सिस्टम है, तमाम डीएम से लेकर एक लंबी अधिकारियों की फेहरिस्त है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बुनियादी सुविधा ना मिले, अगर एक पुल ना मिले, अगर सुरक्षा ना मिले, तो फिर क्या मतलब होते हैं और क्या मायने होते हैं? मैं चाहूंगा बताएं। नमस्कार आरिफ जी। जी, धन्यवाद। इस तरह के मुद्दों को आप हमेशा उठाते रहते हैं। आपका चैनल हमेशा जनहित के मुद्दों को जो उठाता रहता है। एक घटना बहुत दुखद है, मृत्यु हुई है, उनके परिवार के लिए तो संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। घटना कोई भी हो,
बड़ी घटना होती है, एक व्यक्ति हो चाहे 8 लोग की मृत्यु हुई है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये गांव हमारे देश का आखिरी गांव माना जाता है और नेपाल सीमा से लगा हुआ गांव है। दुर्गम इलाके में ये गांव बसा हुआ है। जैसे ही घटना के बारे में मुझे एक चीज याद है सर्वेश कुमार जी, जब प्रधानमंत्री ने आखिरी गांव को पहला गांव कहा था। अगर आज मैं ये कहूं कि वो आखिरी गांव नहीं, वो पहला गांव है, तो उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। गुरेज होनी चाहिए, कहना भी चाहिए। वो शब्द याद हो, वो शब्द याद है नहीं आपको, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था? जी एकदम एकदम मैं उसको मान रहा हूँ। तो मैं उसे आखिरी नहीं कह रहा हूँ, मैं उसे पहला गांव कह रहा हूँ। अगर ये पहला गांव सिस्टम समझ ले तो सर ये हाथ से ना हो। जी जी, देखिए ग्रामीणों की समस्याएं आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और पिछले 70 सालों में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि गांव तो शुरू से ही बसा था। परंतु अब इस घटना के बाद, जैसे मैं पहली बार तो मैं ही इस गांव का नाम सुना आज, क्योंकि जैसे दुर्गम इलाकों में ढेर सारे गांव हैं, ऐसे परिवेश में है जहाँ पे वास्तव में पहुंचना मुश्किल है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य राज्यों की भी बात हो, तो राजस्थान हो, नहीं सर्वेश जी, लेकिन वहां पर मैं कह रहा हूँ गांव में पहुंचना आप कह रहे हैं मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ सर, वहां पर अधिकारीगण है, वहां पर डीएम पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अमला वहां पर मुस्तैद है, चौकी है, थाना, तमाम चीजें हैं। जब पूरा सिस्टम वहां पर पहुंच सकता है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं भारत के अंदर ऐसी जगह होगी जहां कोई सिस्टम ना हो, है कि नहीं? कहीं ना कहीं ऐसा तो कोई स्थान नहीं है ऐसा। लेकिन चूंकि देखिए वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि, जैसे आपने अभी बताया कि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया था, वोट न डालने के लिए भी बात हुई थी। वहाँ के प्रशासनिक अमलों ने उनको कहा भी था कि हम इस बात को जो है आगे बढ़ाएंगे। परंतु जैसे जो वहाँ के अधिकारी होते हैं वो हर साल बदलते रहते हैं, 6 महीने, साल में, 2 साल में, 4 साल, चाहे वो डीएम हो चाहे कमिश्नर हो, जिनका दायित्व है। मगर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं वो उस गांव से जुड़े होते हैं। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, इनको इन मुद्दों को कभी पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। जहां भी हमारे यहाँ समस्याएं हैं या चीजों का अभाव है, मैं खुद ढेर सारे गांव में जाता हूँ और अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाता हूँ। मैं खुद प्रयास करता हूँ। मैं अयोध्या में हूँ, यहाँ काफी डेवलपमेंट है। अयोध्या के जिस क्षेत्र से आता हूँ, उस गोसाईगंज विधानसभा हमारा क्षेत्र है, वहां पे भी काफी डेवलपमेंट है। लेकिन जब मैं किसी ग्राम सभा में जाता हूँ, अगर मुझे कोई कमियां दिखती हैं, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, उन समस्याओं को लिखित रूप से जब तक ठीक है, चलिए मैं आता हूँ आपके पास। रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। रजत, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? भाई देखिए, इसमें ये मैं कोई पॉलिटिकल मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम उठाते हैं। रजत मिश्रा जी क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आरिश जी, आज की चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। इनके लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है। हर सांप पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। ये जो सरकार चल रही है, ये विकास और उपलब्धियों को गिनाने में लगी हुई है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है और वो बिहार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिनसे अपना घर नहीं संभल रहा है, वो बिहार में जो है बोल वचन कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच के जिले में नाव पलटने से एक घटना हो गई। तो वहां के तो ये तो कह नहीं सकते कि संज्ञान में नहीं होगा, क्योंकि इस गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, पुल की मांग करी, और उसके बाद भी आज ये सिचुएशन हुई कि वहां पे उसको प्रायोरिटी पे ना ले जा करके और वो काम नहीं पूरा किया गया। बड़े बड़े जो गाड़ी से चलने वाले लोग हैं, जिनके पास सब सुख सुविधाएं, उनके लिए आप एक तरफ हाईवे बना रहे हैं। रोज आप बताते हैं कि इतना ये हाईवे बन गया, ये 4-8 लेन बन गया, पूरे देश में काम हो रहा है। और एक गांव में के लोग जो बुनियाद होते हैं, जो इस देश की नींव है, उसके लिए आप सुख सुविधा नहीं देते हैं। आज पूरा प्रशासन उस गांव में खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ उस गांव के लोग, मैं देख रहा हूं कि मतलब रोजमर्रा की खरीदारी करने के लिए लोग नाव से जाते हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए नाव से जाते हैं। ऐसी मतलब दुर्दशा उत्तर प्रदेश के अंदर
बहराइच वो लोग लखीमपुर खीरी की बाजार रोज की खरीदारी करने नाव से जा रहे थे और वो नाव पलट गई। देखिए, जल और आग, अग्नि, ये किसी के नहीं होते, इसमें किसी को दोष देना नहीं, लेकिन सरकार का दोष है कि आप उस सरकार, वहां के लोग, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी वहां की जनता की। उन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, यहाँ तक की मांग करी कि हमारे गांव में उस नदी पे पुल बना दिया जाए। उसके बाद भी इतने दिन हो गए, पुल नहीं दिया गया। अरे देश के ऊपर कर्जा 80 लाख करोड़ से बढ़कर रजत मिश्रा जी, आप तो विपक्ष में थे ना, आपको भी कर्जा। नहीं, रजत मिश्रा जी, आप तो विपक्ष में हैं, आपको भी पता होना चाहिए ना, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर बुनियादी जरूरत को लेकर लोग तरस रहे हैं, तो विपक्ष क्या कर रहा है? आपकी नजर में भी क्या ये बरधना गांव कभी नहीं आया समाजवादी पार्टी की नजर में? जी, जिस 70 साल की बात ये लोग अभी भी करते हैं, अभी भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी लाइन में फिर आए कि 70 साल, जिस 70 साल की बात कर रहे हैं, उस 70 साल में देश में परिवर्तन हुआ, सुई से लेके हवाई जहाज तक बने, कंप्यूटर युग आया, जितना परिवर्तन हुआ उस 70 साल में हुआ। पिछले 11 साल में क्या हुआ? केवल मंदिर मस्जिद, हम लोगों को पूजा करना होता है तो हम लोग मंदिर जाते हैं, इन लोगों को पूजा करना होता है तो मस्जिद जाते हैं। ये कर रहे हैं पिछले 11 साल से। ठीक, मैं आपके पास आऊंगा, इस तरीके का विकास आप कर रहे हैं, आप गरीबों की, आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त है। सुनील त्रिपाठी जी, करना चाहते हैं आप लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, जहां पर हम तो ये कहेंगे कि सुविधाओं का अभाव था और एक नाव जो है डूब गई, एक मर गए, 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, अभी लोगों की तलाश चल रही है। ताज़ा अपडेट भी मैं बता दूं दर्शकों को, SDRF, SSB, NDRF, गोताखोरों की 50 सदस्यीय टीम लगी हुई है। 5 किलोमीटर के सर्च एरिया में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। ये तब जब इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर शायद पहले चीज़ों को देखा जाता, अगर उन्हें बुनियादी ज़रूरत मिलती तो शायद ये चीज़ें ना होती। अपनी एक नाव पर इतने लोग बैठकर अपनी जिंदगी का दांव पर लगा रहे हैं, वो इसीलिए कि सिस्टम उनको देख नहीं पा रहा है। क्या कहेंगे सुनील जी? अरे जी, मैं सबसे पहले आपको और के न्यूज परिवार को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आप लोग सदैव जनहित के मुद्दे निडरता से अपने चैनल पर उठाते हैं। धन्यवाद पात्र हैं आप। देखिए, ये घटना बहुत ही कष्टदायी है, हृदय विदारक है, लेकिन ये हमारे आपके लिए, उन राजनेताओं के लिए नहीं है, इसलिए कि उनके लिए गांव गरीब चुनाव में याद आते हैं। मैं तो यही कहूंगा हर पार्टी के लिए। और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, गांव गरीब, किसान, शोषित, वंचित, दलित, ये सब भूल जाते हैं। फिर कब याद आते हैं? फिर जब चुनाव आता है। ऐसा नहीं है कि वहां अगर पुल भाजपा सरकार में नहीं बना है, कितनी सरकारें आई होंगी भाई, कितनी सरकारें चली गई होंगी। सही बात। उन बुनियादी सुविधाओं को अगर देखना है, यहाँ तो हम बढ़िया बातें करते हैं, चारों तरफ हाईवे बना रहे हैं। जरा ग्रामीण अंचलों में जाकर देखिए, जिस सड़कों को खोद करके जल मिशन में पानी दिया गया, न पानी आ रहा न सड़कें बनी है। और जल मिशन का हमारे आप जैसे पत्रकार 3-3 हजार 2-2 हजार करोड़ घोटाला दिखा रहे हैं, लेकिन शासन एकदम चुप है। सच्चाई यही है कि वो गांव गरीब के लोग क्यों चुप है? क्यों चुप है सुनील जी? आपको क्या लगता है क्यों चुप है? इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? देखिए, जब चुनाव आता है, भी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में भी कई गांवों के लोग चुनाव का बहिष्कार कर दिए, आपने भी देखा होगा। लेकिन लोगों ने उनको फिर फुसला करके, समझा करके, चलिए कोई बात नहीं, जो हुआ मैं आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा। चुनाव खत्म हो गया। मेरी समझ से अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 27 में आ रहा है। देखिए, कुछ ग्रामीण वासी ऐसे होंगे फिर बहिष्कार करेंगे। मतलब जो योजनाएं हैं वो खाली इस देश में बड़े लोगों के लिए हैं और चर्चाएं केवल गरीबों के लिए होती हैं, जिनको देख के गरीब खुश हो जाता है कि हमारी चर्चा कहीं हो रही है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से गरीब को कितनी सुविधा मिल रही है इसी सरकार में। इस भाई मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सरकारों में। अभी विधायक जी के, सांसद जी के, किसी IAS या कोई VIP आदमी का अगर बच्चा बह गया होता तो DM साहब खबर खोल डालते। लेकिन ये लोग छोटे लोग हैं। छोटे लोगों क्या है, बहुत बहुत हो जाएगा तो एक सिंपैथी में 2 लाख 4 लाख जो उनकी जान की कीमत इस देश में बन गई है, उतना दे के लोग निकल आएंगे। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात के लिए मैं आदरणीय मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि चहलारी घाट का पुल अखिलेश जी का बनवाया हुआ इतना लंबा पुल था, वहां भी एक नहीं कई ऐसी घटनाएं घटित हुई, लेकिन अखिलेश जी ने उस बात को गंभीरता से लिया, उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया। चहलारी पुल किसने बनवाया? मैं दावे से कहते रहा हूँ, मिश्रा जी बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए। सरकार को और जनप्रतिनिधियों को, हम लोग जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं?
अगर आप जनप्रतिनिधि हैं तो हमारी समस्याओं से कम आप अवगत तो हो। और मैं देख रहा हूं कि ऐसे 4-6 प्रतिनिधि मुझे दिखाई पड़ते हैं विधानसभा के, जो जनता की समस्याओं को लेकर दिन रात उनके बीच में रहते हैं। लेकिन ऐसे जनप्रतिनिधि भी दिखाई पड़ते हैं जितने अहम सवाल साफ तौर पे आपने सुनील त्रिपाठी जी उठाए हैं कि भाई मतदान, खासकर वोट लेने के लिए कहीं पर भी हम चले जाएंगे, जनप्रतिनिधि कहीं पर भी चले जाएंगे, लेकिन जब सुविधा की बात आती है तो ऐसे गांव जिन्हें आखिरी गांव कहा जाता है, वहां पर सुविधा नहीं पहुंच पाती, पुल नहीं मिल पाता, तमाम चीजें। मैं चाहूंगा इस पर जवाब दे। एक सेकंड हमको आप और दे दीजिए, आपने सवाल किया है, बस एक सेकंड के लिए। जल्दी से। ऐसा है कि अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, तपती हुई धूप में राजनेता से लेके अफसर तक सब घूमते रहे सड़कों पर, लेकिन हीट वेव जैसे ही आई, चुनाव खत्म हुआ, आपने भी देखा होगा कितने राजनेता, कितने जनप्रतिनिधि जनता के बीच दिखाई पड़े हूँ। जी ठीक है, सर्वेश कुमार जी जवाब दें, फिर मैं रविंद्र चपराना जी आपके पास आता हूँ। सर्वेश कुमार वर्मा। देखिए, समस्या कोई भी हो, इसका निराकरण आवश्यक है। सवाल ये है, मेरा सवाल ये, क्या आम आदमी की जान सस्ती है, उसकी कोई कीमत नहीं है? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें कीमत क्या है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कीमत तो है। आप कैसे अगर कीमत नहीं बताइए। देखिए, लोग कीमत लगाते रहे, जीवन अनमोल है, किसी का भी हो, उससे लोग जुड़े होते हैं, उसके साथ के लोग जुड़े होते हैं, उसका परिवार जुड़ा होता है। किसी की कीमत कोई नहीं दे सकता, किसी के जान की कीमत कोई नहीं दे सकता है। अरे जहां तक इस घटना का सवाल है, ये दुखद घटना है और इसमें प्रशासन अपनी टीमें लेकर के, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग लगे हुए हैं लोगों को बचाने में, लोगों को ढूंढने में। मैं एक समाजवादी पार्टी के एक हमारे प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात कही है, मैं उस पर एक जवाब देना चाहूंगा कि पहले क्या समस्याएं नहीं थी? आप भी तो 10 साल सरकार में थे, आज आप विपक्ष में हैं, आप क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं? सुनील जी मैं आता हूं, सुनील जी मैं आता हूं आपके पास। ये सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी समय के साथ निराकरण होता है। पहले सरकार में थे, उसके बाद आने के बाद क्या आप पीछे 10 साल में अटके रहेंगे? समय के साथ निराकरण तो होना चाहिए ना। नहीं, अगर गांव वालों ने बाइकआउट किया इलेक्शन का, तो तब तो आपकी नजर में आया। वो कह रहे हैं सर्वेश कुमार जी, वो कह रहे हैं भाई हमने नहीं बनाया तो क्या आप उसी में अटके रहेंगे? आप तो बनवा देते, आप तो सुविधा दे देते, वो ये कह रहे हैं। अब आप बात करेंगे 1940 की, तो 1940 में तो 10,000 नहीं था, तब की समस्या से आपकी समस्या का क्या लेना देना है भाई? वहां जाकर के कभी कहा कि यहाँ पुल बनना चाहिए? आपका कोई व्यक्ति एक पेपर बना करके दिया है, कोई एप्लीकेशन दिया है कि यहाँ पुल बनना चाहिए? आप लोग सिर्फ टीवी पे आकर के सरकार को कोसने का काम करते हैं। नहीं, हमारे नेता और हम लोग उठा रहे हैं, और आज में ये है कि विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो आप लोग उसके ऊपर केस लगाने का काम करते हैं, काम करने का काम नहीं करते हैं। आप लोगों ने राजनीति का वो कर दिया है। ब्रेक का वक्त हो चला है, मैं आऊंगा सर्वेश कुमार जी आपके पास भी आऊंगा, और रजत मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगा और सवाल पूछूंगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम बात बहराइच में हुए बड़े हादसे की कर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों ये आखिरी गांव कहे जाते हैं, क्यों इन्हें पहला गांव नहीं कहा जाता, क्यों इन गांवों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। हमारे साथ गिरीश शुक्ला हमारे दर्शक जुड़े हुए। गिरीश जी अपनी बात को रखें। ये क्षेत्रीय विधायक और सांसदों द्वारा कराई गई हत्या है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप सरकार चलाते हैं या तमाशा करते हैं? आपके पास प्रत्येक जिले की ये जानकारी हर वक्त मौजूद क्यों नहीं है राइटिंग में कि भाई हमारी ये फाइल मौजूद है, इसके सारे एस्टीमेट मौजूद है, पैसा आता जाए, काम होते जाए।
क्या रोज आपको इलाज दिलाने की जरूरत है हर जगह कि यहाँ पुल बनना है, यहाँ पर ये खतरा है, यहाँ पे वो जीवन को खतरा है? ये हर वक्त आपको बताने की जरूरत है? ये आपके पास हर वक्त रहना चाहिए। और इन विधायकों, इन सांसदों को इनको जो मौत हुई है, इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने सरकार के सामने सारी बातें नहीं रखी जो उनकी ड्यूटी थी, और जो अधिकारी है इसके, उसने भी सरकार के सामने सही बातें नहीं रखी और करवा नहीं पाई सरकार से। फेलर ऑफ द गवर्नमेंट भी है, फेलर ऑफ द सिस्टम भी है, और फेलर ऑफ द विधायक और सांसद भी है। ये हत्या के सारे जिम्मेदार हैं। इनको तत्काल मुआवजा दिया जाए, और पीपे वाला पुल यहाँ तुरंत बना सकते हैं तो बनाइए, लोगों को दोबारा मरने का अवसर न मिले। हम सरकार को ये धिक्कारते हैं कि आपके पास कोई जानकारी नहीं सरकार चलाने की। आप दिन भर इधर की बातें करते हैं, बोलते हैं 9 लाख करोड़ का घोटाला, ये घोटाला। आपकी 10 साल की सरकार है, घोटालों को पकड़ते क्यों नहीं, जेल में क्यों नहीं डालते, पैसा क्यों नहीं वसूलते? क्या चुड़िया पहन के बैठे हुए आप लोग? क्या ठीक है गिरीश जी, आपकी बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात कही, अच्छे सवाल उन्हीं ने रखे, दर्शक हैं, भावनाओं में बह गए, और लेकिन उन्हीं ने बात बहुत जायज करी है। आदमी को आक्रोश आता है, गुस्सा आता है जब लोगों की जाने जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि सिस्टम बेहतर हो, बुनियादी जरूरत मिले, सड़क मिले, पानी मिले, बिजली मिले, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, पूरा सिस्टम बनाया जाता है। किन के लिए? उसी आम आदमी के लिए, वो आदमी जो वोट देता है। लेकिन अगर उसकी जीवन ही ना बदल पाए तो सवाल बड़े हो जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ रविंद्र चपराना है। रविंद्र चपराना जी, आप कुछ कहना चाहते थे, बोले। जी अजहर जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब ये आरोप प्रत्यारोप का सिस्टम चलता रहेगा, आज 8 लोगों की दुखद घटना हुई है, उनकी मृत्यु हुई है। जब इन्होंने बहिष्कार किया था तो डीएम भी आए थे वहां पे, और काफी गांव के जो बड़े बड़े नेता हैं, आसपास के लोग वो भी थे। उन्होंने इनके साथ चाय पी, उनको आश्वासन भी दे दिया। उसके बावजूद अब ये एक भाई साहब हमारे कह रहे थे नेताजी के, वो 1 साल में डीएम बदल जाता है। उस डीएम को पकड़ना चाहिए। जब तूने यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सारा सिस्टम इनको देखा, और इनको ग्रामवासियों को वादा करके गए थे, वो लोग, वो नेता लोग भी वादा करके गए थे कि आपको सारी सुविधाओं को दिया जाएगा, आप इसका बहिष्कार ना करें इलेक्शन का। अरे इलेक्शन का बहिष्कार तो गरीब जनता है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं ऐसा, उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है। जो उसके पास पावर होती है, उन्होंने इसके माध्यम से आपको एक सब अपनी तरफ से एक अपनी मांग रखी थी कि भाई हम लोग इलेक्शन में क्या करेंगे जब हमारे को कोई सुविधा ही नहीं दी जाती है। हमारे को तो अभी ये बार बार जैसे बोलते हैं कि आखिरी गांव नहीं, आपकी बात में बिल्कुल सहमत हूं कि आखिरी गांव नहीं है। हमारे यूपी का, हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा पहला गांव वही पड़ता है, और उसमें ही सुविधाओं के नाम पे 0/0 है। सुविधाएं तो है ही नहीं उसके अंदर। और आप देखिए उस नाव से जब काम हो रहा है, इतने आदमी मर गए हैं, हम आरोप प्रत्यारोप पे लगे हुए हैं, समाधान की कोई बात नहीं करता। जब पिछली सरकार रही हो, चाहे अभी एट प्रेजेंट हमारी बीजेपी की सरकार है, तो मेरा इनसे निवेदन है कि आप जो इतने लोग मर गए हैं, उनकी संवेदनाओं के लिए, उनके और जो गांव के निवासी हैं, उनको किसी प्रकार का आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, उनके लिए कुछ ऐसा करें जिनके लिए आने वाले समय में उनको ये सारी सुविधाएं मिल सके। अब होता क्या है कि अभी डीएम भी आ रहा है, आपके सारे नेता भी पहुंच रहे हैं, इनको कहां से रास्ता मिल जाता है आने का गांव में? अब जी आप पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया है, अब पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया है। पहले ये सिस्टम क्या कर रहा था, ये आनी चाहिए। मैं चाहूंगा इस इतनी मौतें होने के बाद गरीब आदमी की क्या कीमत नहीं होती है? कोई वो इस देश के निवासी नहीं है क्या? उनको जगह नहीं चाहिए? चलिए बात सर्वेश कुमार वर्मा जी जवाब दे, मैं चाहूंगा इस बात पर। सर्वेश कुमार वर्मा जी, देखिए जो आप कह रहे हैं ये जायज मांगे हैं, और ये पूरी होनी चाहिए थी अभी तक भी। और मेरा ये मानना है कि इस पे तुरंत तत्काल कार्रवाई करके आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो वहाँ पे उपस्थित हैं, उन लोगों को भी ये देखना चाहिए कि पहले जब समस्याएं सामने आई थी तो इसका निराकरण क्यों नहीं हुआ, कौन सी बाधा थी, क्यों नहीं हुआ। और ये चूंकि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है, और घटना बहुत दुखद है, और जान की कीमत कोई नहीं दे सकता है, किसी की जान की कीमत कोई नहीं दे सकता है, प्रशासन भी नहीं, सरकार भी नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी, और यहाँ पे जो जनता के सुरक्षा के लिए जो भी चीजें होंगे, पुल बनाना होगा, विस्थापित करना होगा, या अल्टरनेट रास्ते का खोज करना होगा, जो भी चीजें होगी माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वेश कुमार जी, आप बात आपने अच्छी कही, लेकिन मेरा कहना इसको लेकर क्या काम सरकार कर रही है साफ तौर पर,
हम देख रहे हैं कि भाई 8 लेन हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन हाईवे और दुनिया भर की चीज़ें बन रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो हमारी देश की आबादी गांव में रहती है, वहां पर ऐसी ऐसी जगहें हैं। मैं एक लंबी फहरिस्त रख सकता हूँ आपके सामने कि कई गांव ऐसे जहां पर सड़कें नहीं पहुंची हैं, कई हैं गांव ऐसे जहां पर पानी की दिक्कतें हैं। एक ताज़ा खबर बिल्कुल सामने निकल के जहां पर नाव में लोग बैठे हुए थे, पुल नहीं था, नाव डूब गई, 8 लोग अभी लापता हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, 5 किलोमीटर का एरिया खंगाला जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या इसको लेकर क्या रोड मैप सरकार काम कर रही है कि भाई वो जगह जहां पर, चलिए हम आपके हिसाब से मान लें वो आखिरी जगह है, तो आखिरी जगहों पर आखिरी पायदान पे कहा जाता है कि भाई हमारी सरकार, ये लाइन बोली जाती है कि आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति का विकास होना चाहिए। तो फिर इस लाइन का हम क्या करें, क्या करें इसका? सर्वेश कुमार जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल जो है आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति का और आखिरी सुविधाओं का भी, उनके पास पहुंचने वाली अंतिम सुविधाओं का भी ख्याल रखने का काम सरकार का होता है और सरकार उस पे काम कर भी रही है। जो घटना हुई है, इस घटना को लेकर के जरूर रोड मैप तैयार किया जाएगा और वहां के लिए अल्टरनेट रास्ता या फिर पुल का जो भी उनका जो जियोग्राफिकली जो है जो वहां पे हो सकेगा वो सरकार जरूर करेगी। ठीक। रजत मिश्रा जी, आपने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। अरे वो हिंदू मुसलमान करते तो आप उसमें काय फंस जाते हैं? आपको ऐसे मुद्दे क्यों नहीं नजर आते विपक्ष को जो इन तरह की मुद्दों पर ट्वीट किया जाए, इन तरह के मुद्दों को सोशल मीडिया पे लेकर आया जाए? अगर आपको भाई ठीक है, लगता है कि मीडिया नहीं दिखा रही है, तो आप कुछ ऐसा करें, वहां पहुंचे, विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल पहुंचे। क्या हो गया है बताइए रजत मिश्रा जी। बिल्कुल हरीश जी, देखिए जो भी घटनाएं या इस तरह की संज्ञान हमारे नेता के या हमारे पार्टी के लोगों के, जो हमारे नेतृत्व है उनके, तो हम लोग वहां पे पहुंचते हैं और सुविधाओं के लिए आवाज भी उठाते हैं। विपक्ष जितना कर सकता है, देखिए वो पूरी आवाज हम लोग मुख्य विपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बात वही आती है हरीश जी की जो काम करना है वो सरकार को करना है। सरकार ऐसे काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार केवल एक ही मुद्दे पे काम क्यों कर रही है? जो चाहे रोजगार की बात आती है, चाहे चिकित्सा की बात आती है, चाहे बेरोजगारी की बात आती है, और चाहे ऐसे गांवों की बात आती है जहां पे लोग रोजमर्रा की खरीदारी करने के लिए नाव से जाते हों, जो कि प्रायोरिटी पे फुल होना चाहिए। मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ हरीश जी, अगर ये हमारी सरकार होती और ये अगर वहां पे इन लोगों ने बाइकआउट चुनाव का किया होता और हमारी सरकार चली होती उत्तर प्रदेश के अंदर, तो अब तक वो पुल बन करके तैयार हो गया होता। चाहे आप विपक्ष की आप देख लीजिए, जिन भी मुद्दों पे हम लोग आवाज उठाते हैं उस पे क्या होता है। बेरोजगारी के मुद्दे पे हमारे युवा आवाज उठाते हो तो उस पे क्या होता है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं पे उनके ऊपर धाराएं लगाई जा रही है, उनके ऊपर केस लगा दिए जाते हैं। हम जिन भी मुद्दों पे उठाते हैं, आज विपक्ष की आवाज को पूरी तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है। और विपक्ष के जो भी नेता है, जो भी कार्यकर्ता है, वो जब सरकार को मतलब आप क्या ये मान रहे हैं कि विपक्ष कमजोर हो गया? दबाने की कोशिश की तो आप कमजोर हो गए? नहीं, विपक्ष देखिए कमजोर नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की जो भी आवाज बन करके सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज सरकार जो बैकफुट पे है और उनको बहुत से कदम मजबूरी में जो है काम करने पड़ते हैं। लेकिन रजत मिश्रा जी, सवाल ये भी पूछा जाएगा ना कि भाई आपकी भी सरकार थी, तब भी ये गांव के लोग नाव से ऐसे ही जिंदगी दांव पर लगाकर पार करते थे। हाँ जी, यही सीतापुर से जो है बहराइच जाने के लिए जो चैनारी का पुल माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, जिससे जो है वो पुल बना और लोगों को वहां पे आराम हुआ। उसके बाद 2017 के बाद हमारी सरकार चली गई। हो सकता है ये पुल भी बन जाता, क्योंकि ये बहराइच से और लखीमपुर की तरफ भी ये पुल है। तो एक सीतापुर से बहराइच के लिए जो पुल बनाया गया चैनारी का पुल, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा के कार्यकाल में बना। 2017 के बाद हमारी सरकार चली गई। अगर कार्यकाल चल रहा होता तो हो सकता है कि ये पुल भी तब बन गया होता, उनके संज्ञान में था ये पुल। लेकिन बात ये आती है कि पिछले 2 टर्म से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तब ये पुल क्यों नहीं बना? जबकि बहुत ना जाने कितने रिंग रोड, कितने हाईवे बन गए हैं, और ये छोटा सा पुल क्यों नहीं बन पाया है? शहर के अंदर, हमारे शहर के अंदर जो है कई पुल बन करके तैयार हो गए। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, मैं आता हूँ। सुनील त्रिपाठी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सुनील त्रिपाठी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
तो शायद मुझे लग रहा है कि सुनील जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, सुनील जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सालों से डिमांड है इनकी, गांव की जनता, गांव के लोग परेशान है, पिछले 28 सालों से मांग कर रहे हैं अपनी। ठीक, हाँ नवीन जी बोले। नवीन जी सर मैं ये कह रहा हूं कि आज की कोई नई डिमांड नहीं है इनकी, कोई नई डिमांड नहीं है। 28 से 30 साल हो गए वहां के लोगों की, जनता को परेशान होते हुए। उन्होंने जब से इनको, जब वहां पे कुछ लोगों को जागरूकता हुई, और पिछले कई सालों से, पिछली सरकार रही हो या आपकी सरकार रही हो, सबसे ही इन्होंने मांग करी है। जब इनका देखा गया इनका कोई डिमांड को पूरा नहीं करा जा रहा, जो इनकी सुविधाओं को ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसके बाद बिल्कुल लास्ट में आके इन लोगों ने इलेक्शन का बहिष्कार किया था। वही बात ये बोले कि भाई हमारी सरकार थी। देखो ये आरोप प्रत्यारोप तो ये चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। मेरी हाथ जोड़ के सभी नेताओं से विनती है, आप इन गरीब आदमियों को 8 जो मौतें हुई हैं, अब भी आंखें खोलो, अभी भी अपनी आंखों को खोलो, दिमाग को खोलो कि गरीब आदमी का सहारा कैसे बना सकते हैं आप उनके लिए सुविधा कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में आज 8 आदमी मर गए हैं, 14 भाग्यशाली तो बच गए हैं, कल को और 30-40 आदमी मर जाएंगे। उनको बचाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? और यही बात हम कर रहे हैं, यही बात हम सवाल उठा रहे हैं रवींद्र चपराना जी, यही बात हम कह रहे हैं। क्या रोड मैप है? हादसे होते रहेंगे, सर्च ऑपरेशन चलते रहेंगे, टीमें पहुंचती रहेंगी, लेकिन हम लोगों को बचाएंगे कैसे? बुनियादी जरूरत जो कहा जाता है वो कैसे उन तक पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। सुनील त्रिपाठी जी बोलें। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है आवाज, बोलिए सर। हाँ बताइए, सवाल जरा बताइए। हाँ सुनील जी, जो आपने सुना सर्वेश कुमार जी ने कहा, और विपक्ष के रजत मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे, वो सत्ता पक्ष के भी लोग बैठे, अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन रोड मैप जो है वो नहीं समझ में आ रहा है। सुनील त्रिपाठी जी। जी देखिए, ऐसा है कि ग्रामीण अंचलों की, मैं बार बार कहता हूं कि स्थिति बद से बदतर है। अगर मैं इस सरकार की चर्चा करूं तो भाई मुख्यमंत्री जी ने, हालांकि इस चीज से अलग है हरीश जी, ग्रामीण लोगों के लिए बारात घर दी। हाँ सुनील जी, थोड़ी आपकी आवाज रुक रही है, एक बार उसको दुरुस्त कर लें। थे हाँ, अब गांव में बड़ी समस्याएं हैं, जगह रहे बहन बेटी। सुनील जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हमको डिस्कनेक्ट करा दिया, रिकनेक्ट कर ले। अब आपकी आवाज आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं कह रहा हूं, स्क्रीन पे नहीं आ रही होगी ना? जी नहीं, अब आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही, बोलिए आप। अरे जी, मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीणों के लिए बारात घर की व्यवस्था कराई, और आज 2 साल हो गया है, बारात घर का टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है। एक समस्याएं नहीं है, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे जो समस्या हो, ग्रामीण लोग आज भी उन समस्याओं से निजात नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहां बैठ करके विधानसभा के अंदर मीटिंगों में जिलाधिकारी आग बता देते हैं, साहब एकदम चकचक है। अरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जरा निकल जाके देखिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सड़कों क्या हाल है, पानी क्या हाल है। टंकियां तो बन गई पूरे प्रदेश भर में, लेकिन टोटी दिखाई पड़ती हैं, पानी नहीं आ रहा है। सड़कों को बस से बदतर हाल है पूरे प्रदेश का, मैं कह रहा हूं। और सौभाग्य से गोमती नदी हमारे लखनऊ से बहती, चपराना जी भी यहीं रहने वाले हैं, यहाँ भी पीपे वाला पुल बहा था, लेकिन ईश्वर कृपा से कोई दुर्घटना नहीं हुई, वरना उस रास्ते पर भी क्या दुर्घटना होती, कितने लोग मरते। तो ये टेम्परेरी व्यवस्था, जब आप पास इतना पैसा है, आप विकास की बात कर रहे हो, तो टेम्परेरी व्यवस्था क्यों करते हो? बढ़िया से पुल बनवा दीजिए, कम से कम लोगों की समस्या खत्म हो जाए। यही अभी मलियाबाद पास में नाला पड़ता है, उस नाले में भी हर साल 1-2 बच्चे या 1-2 आदमी डूब के मर जाते हैं। 4 दिन घटनाओं की चर्चा होती है, फिर खत्म होती है। मतलब मैंने ये देखा कि जब कोई घटना होती है तो प्रशासन से लेके सारे अफसर और सरकार दोनों चिंता में आती है और उसके ऊपर कार्रवाई करती है, लेकिन जैसे घटनाएं खत्म हो आती हैं उसके बाद कोई नहीं पूछता क्या हो रहा है। तो हरीश जी, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ग्रामीण अंचलों का भी विकास हो सही ढंग से, और सरकार जो पैसा दे रही है वो वहां तक पहुंचे। आपने भी दिखाया है अपने चैनल में, मनरेगा में ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में ले लीजिए, पूरे प्रदेश में लूट मचा रखे हैं लोग।
ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कब करोगे आप? जी ठीक। सर्वेश कुमार जी, क्या अफसरशाही संभल नहीं रही है सरकार से? मुख्यमंत्री तो निर्देश देते हैं लेकिन नीचे तक वो चीजें सही पहुंच नहीं पाती, क्या ये माना जाए? सर्वेश कुमार जी। देखिए, अभी हमारे भाई रजत मिश्रा जी ने बताया जो है अपने ही बातों में कि हर तरफ 4 लेन 6 लेन 8 लेन बन रहे हैं, और रजत मिश्रा जी के शहर में भी कई ढेर सारे ओवरब्रिज बन गए हैं इन दिनों, पिछले 8-10 सालों में। तो डेवलपमेंट का कार्य सरकार कर रही है और अधिकारी भी सुन रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें रह जाती हैं। जरा ग्रामीण अंचलों भी देख लीजिए आप। इस दुखद घटना के बाद जो है मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार इस पे कार्रवाई करते हुए इनकी समस्या का संपूर्ण समाधान करेगी। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ग्रामीण अंचल का ही, हमारे यहाँ गोसाईगंज मार्केट में हमेशा 2-2 3-3 घंटे जाम लगा रहता है। और हम लोगों में गाँव में नहीं है गोसाईगंज? नहीं, गाँव बाजार हमारी जो है सारी गांव से घिरी हुई है। थोड़ा सा बाजार, छोटा सा मार्केट है, और हर गांव में जाने के लिए वहां पे रेलवे ब्रिज की आवश्यकता थी। और सालों से ये मैं 20-25 साल से तो मैं खुद ही उस जामों में फंसा रहा, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में स्वयं उनसे मिल करके एक पत्र के माध्यम से किया, और 3 दिन बाद मेरे पास फोन आ गया कि इस समस्या का समाधान हो गया। इसका टेंडर भी पास होने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी मैं 2-3 दिन पहले मुझे जानकारी हुई कि उसका पैसा भी रिलीज हो गया। देखिए, हमारी अपनी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई समस्या कहीं पे आ रही है तो उस समस्या को जब तक वो समाधान नहीं हो जाता, किसी न किसी माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएं। और ये जब तक हम अपने नागरिक, हम अपनी जिम्मेदारी, हम देश के, प्रदेश के और जिले के, गांव के लोग नहीं समझेंगे, सिर्फ राजनीति में ही फंसे रहेंगे, सपा बसपा और भाजपा की राजनीति में फंसे रहेंगे, तब तक किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। ये हमारी, मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता हूं, भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद भी सारी समस्याओं को व्यक्तिगत रूप से अगर नीचे से कोई समस्या आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके स्वतः उनके संज्ञान में लाता हूं, और 100% समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है। ये आप सभी जान रहे होंगे, जितने पैनल में हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारे परिवार की समस्याएं जब तक दूर नहीं होती हैं, जब तक हम 10 बार अपने परिवार की समस्याओं को साथ लेकर के नहीं बैठते हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है, जब तक समस्या का समाधान न हो जाए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है छोटे से लेकर बड़े जनप्रतिनिधियों की समस्या, जब उनके क्षेत्र की समस्या, जिस भी क्षेत्र की समस्या है, जब तक वो समाधान ना हो जाए, उस पर हम लोग काम करते रहें। ठीक, रविंद्र चपराना जी, आप क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार वर्मा जी, प्रतिनिधि बैठे हैं बीजेपी के, मैं अपना निवेदन करूंगा इनसे। जिस तरह से बाबा बुलडोजर के नाम से यूपी में मशहूर हो चुके हैं हमारे योगी जी, और जिस तरह से वो कानून को, जिस तरह से जैसे लंगड़ा, आजकल वो भी चल रहा है इनका प्रोग्राम, ऑपरेशन लंगड़ा। तो मैं इनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने अपनी कार्यशैली और कार्य क्षमता को एक बार फिर दिखाएं। जो डीएम है, जो प्रशासनिक विभाग के जितने भी अधिकारी थे जिन्होंने अब तक इस बात पे संज्ञान नहीं लिया, उनके साथ भी वही काम होना चाहिए। ये इनको सस्पेंड करा जाए, या इनको हटाया जाए, या इनको लंगड़ा करा जाए। इसके बारे में जो भी अधिकारी हैं, अधिकारी वहां खूब बैठे रहते हैं। आज इतने लोग बेचारे अपनी जिंदगी को खो बैठे हैं, उसके ऊपर कोई किसी का, कोई डीएम का या किसी क्षेत्र के किसी प्रशासनिक अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी। अधिकारी कोई सब बच जाएंगे। मेरा अनुरोध इस बात पे है कि आने वाले समय में किसी भी जनता के प्रतिनिधि का एक दायित्व बनता है, जब कोई नागरिकों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उस प्रशासनिक अधिकारी को सबसे पहले सस्पेंड किया जाए, उसको हटाया जाए, उस पे ही सख्त कार्रवाई की जाए। क्यों? उसको अपने क्षेत्र का संज्ञान नहीं है, उसको अपने क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी होती है, और वो अपने एसी रूम में बैठ के चाय पीते रहते हैं। उन्हें पता नहीं है जनता के बारे में क्या हो रहा है, जनता कितनी तरस रही है। तो हमारे योगी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप इसमें एक मिसाल पेश करें, और जितने लोग, ये 8 लोगों की जो आज क्षति हुई है,
निगम हत्या हुई है, मैं इसे हत्या ही लेकिन मानूंगा। लेकिन 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 रवीन जी, जनप्रतिनिधि भी इसमें है, वो भी छूटे नहीं है, वो भी मायने रखते हैं। बिल्कुल जनप्रतिनिधि भी मायने रखते हैं भाई। जो जिस जगह से जीत के आ रहे हैं, अगर वहां पर गांव का विकास नहीं हो रहा है, पुल नहीं पहुंच पा रहा है या सड़क नहीं बन पा रही, तो उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तो उनको जब अपने में वो कार्य नहीं करा सकते तो उनका एक दायित्व बनता है कि मैं इस क्षेत्र में काम नहीं करा सकता, मेरे पास पैसा नहीं है या मुझे सरकार पैसा नहीं दे रही है, तो इस्तीफा देकर घर बैठ जाए। क्या जरूरत है ग्रामीणों की हत्याएं करवाने की? और ऐसा हर क्षेत्र के अंदर हो रहा है। मैं किसी भी जनपद में मैं कई बार जाता हूं, देखता हूं, इतना अभाव है, रोडों का अभाव इतना है, कहीं कोई सुविधा नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है जमीन पर। और बातें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, आरोप प्रत्यारोप टीवी पे बैठ के, न्यूज पे बैठ के खत्म हो जाती हैं। आप अभी 10 दिन बाद मैं जानना चाहूंगा, एक चीज से मैं रविंद्र चपराना जी कहना चाहूंगा कि हम देखिए बार बार कहते हैं कि सिस्टम में बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि भी हैं, लेकिन सिस्टम में भ्रष्ट भी हैं, लेकिन सिस्टम में भ्रष्ट भी हैं। इस बात से भी हम मुंह नहीं मोड़ सकते। सिस्टम में भ्रष्ट अफसर भी हैं, भले ही उनकी तादाद मैं कह सकता हूं कि ज्यादा होगी, ईमानदारों की कम होगी, लेकिन है, अच्छाई बुराई दोनों जगह मिलती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सहमत है ना इस बात से? ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में रजत मिश्रा क्या कहेंगे आप? फाइनल कमेंट। जी आदिश जी, देखिए बहुत ही ये दर्दनाक घटना हुई है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि चैनल के माध्यम से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मैं अपनी पार्टी के जो भी हमारे वहां पे प्रतिनिधि हैं बहराइच के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसका एक परिपत्र बना करके जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, वहां के प्रशासन को और ऊपर तक एक परिपत्र जारी करें कि जल्द से जल्द उस वहां पे पुल बनाने के लिए वहां पे प्रावधान जो है उसको पूरा किया जाए, जिससे कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। और जो भी वहां पे घटना हुई है, जो लोग मृतक हुए हैं, उनके परिवार वालों को, उनके लिए संवेदना और उनके लिए जो भी समाजवादी पार्टी इस ये जो घटनाक्रम हुआ, ये जो हादसा हुआ, इसको लेकर आप लोगों की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या करेंगे, बताइए दर्शकों को। मैं वही कह रहा हूँ कि घटना देखिए हुई है, आगे से ऐसी घटना ना हो। और जो पुल की मांग वहां के लोगों ने करी है, क्षेत्रीय लोगों ने, उस पुल की मांग को हम अपनी पार्टी के जरिए वहां के जो हमारे अध्यक्ष होंगे बहराइच के और वहां के जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, उनसे मैं वहां अपनी पार्टी के माध्यम से वहां पे भेजूंगा परिपत्र की जो भी पुल बनना है उसके लिए आगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, जो प्रशासन है, वहां तक एक जो है परिपत्र जारी करें, एक लेटर जारी करें कि जल्द से जल्द वहां पे पुल बनाया जाए, जिससे नागरिकों को आगे सुविधा हो सके और वो जो रोजमर्रा की जो उनकी जिंदगी है वो आसान हो सके। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी आप क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट्स। देखिए अरिंद जी, हम चपराना जी दोनों लोग कई चैनलों पर डिबेट किए थे कि जब तक पूरे घर की सफाई नहीं होगी तब तक ये ब्यूरोक्रेट्स घून की तरह खाते रहेंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि हम दोनों भाइयों की बातों को उन्होंने संज्ञान में लिया और जो बरसों जमे हुए अफसर थे उनको तत्काल हटाया गया। एक निवेदन हम और करना चाह रहे हैं कि सबके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जरा इनकी भी संपत्तियों पर एक बार बुलडोजर चल जाए। बहुत बढ़िया। करोड़ों मकान हम कैसे रह रहे हैं, कहाँ पैसा आ रहा है, विकास का पैसा कहाँ जा रहा है, वो तालिकाओं में जा रहा है। जिस समय नोटबंदी हुई, करोड़ों रुपया सड़कों पर मिला, किसका पैसा था? ये हमारे आप जैसे टैक्स पेयर का पैसा था जो तालिकाओं और अलमारियों में बंद किया गया था। तो अब थोड़ा समय आ गया कि योगी आदित्यनाथ जी इन बुलडोजरों का उपयोग भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स, भ्रष्ट अफसरों के ऊपर भी करें, जिससे संदेश जाए कि मुख्यमंत्री जैसे ईमानदार हैं वैसे ही ईमानदार शासन चाहते हैं। और अब इस चीज की आवश्यकता भी है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी एक अनौपचारिक निरीक्षण भी गांवों में करके देखें, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी या बड़े कोई नेता पहुंचते हैं, वर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हो गाँव में, तो तुरंत मैट बिछा दी जाएगी, सारे गड्ढे बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आदरणीय विधायक जी, सांसद जी और मुख्यमंत्री जी अगर चले आते हैं तो फिर वो गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। तो कम से कम औपचारिक निरीक्षण जैसे कभी राजनाथ सिंह जी क्या करते थे, कभी मुलायम सिंह जी बिना बताए पहुंच जाते थे। तो एक बार आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जनता के बीच में जाके देखें तो उन घटनाओं को, समस्याओं को जो आपसे जुड़ी हुई है। दूसरी बात, अरे जी मुख्यमंत्री जी जनता दर्शन लगाते हैं, जिस जिले से ज्यादा भीड़ आ रही हो उस डीएम के ऊपर, उस कप्तान के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो भीड़ को वहां नियंत्रित कर उनकी समस्याओं समाधान कर दे
तो किसको भी समय है कि मुख्यमंत्री जी के आवास पे आके अपनी वेदना व्यक्त करेगा। जी बहुत अच्छी बात कही। मैं चाहूंगा इस पर फाइनल कमेंट दें सर्वेश कुमार जी, फाइनल कमेंट। रजत जी ने, सुनील जी ने और रविंद्र जी ने, सभी लोगों ने, हमारे जो वक्ता हैं, इन्होंने एक बात तो मानी कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के श्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये समस्या का भी समाधान जल्द से जल्द होगा। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं सर्किट हाउस अयोध्या में बैठा हुआ था, तो वहां पे एसडीएम साहब भी हमारे साथ बैठे हुए थे। उनके पास माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से शाम की 7 बजे के आसपास की बात है, फोन आया कि आज आपके जिले की एक महिला को ये परेशानी थी और वो हमारे यहाँ आई थी, आज ही हमें इसका समाधान करके दीजिए। जैसे ही उनके पास फोन आया, तुरंत उन्होंने उन लोगों के पास बातें पहले से आई हुई थी, उन्होंने उस महिला को फोन करवाया। वहां जो लेटर आया था उस पर उनका नंबर लिखा हुआ था। तो वो महिला बस पे बैठ करके लखनऊ से अयोध्या आ रही थी। यहाँ पे सीडीओ साहब, एसडीएम साहब और हमारे जो और अधिकारी जो समस्या से ताल्लुक रखते थे, समस्या के समाधान से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने रात में 9 बजे उनको रिसीव किया और रात में ही उनकी समस्या का समाधान करके, और रात में हमें लगता है 10-11 बजे के आसपास हम लोग वहीं बैठे हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मेल द्वारा सूचित किया गया। तो इस तरह की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं और जनता दरबार में उस महिला को उन्होंने ही सुना हुआ था। आप ठीक है, आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर भी जो ग्रामीण आंचल की बात, थोड़ी देर पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हुए वो कह रहे सुनील त्रिपाठी जी, जहां पर सुविधाएं नहीं पहुंची। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश कुमार जी, रजत मिश्रा जी, रविंद्र चपराना जी, सुनील त्रिपाठी जी। तो ये तस्वीर है सुविधाओं का अभाव और जी हाँ, डूब गई नाव। निरीक्षण करना भी जरूरत है और अफसरशाही पर भी टाइट करना उसे बहुत जरूरत है, क्योंकि अफसरशाही टाइट होगी तो फिर ग्रामीण अंचलों का साफ तौर पर जिंदगी उनकी बदलेगी। जो मतदाता है, जो वोटर है, जो आम आदमी, इसी के लिए तो सब कुछ है, इसके लिए सब कुछ है, इसी के लिए आम आदमी के लिए सब कुछ है, पूरा का पूरा सिस्टम इसी आम आदमी के लिए। लेकिन अगर वही आदमी मर जाए नाव से डूबकर तो फिर बहुत हैरत की बात है। फिलहाल जनहित में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।